जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे दुनिया भर में मंडराते फूड क्राइसिस के खतरे को और अफ्रीका में हुए मिलिट्री कूप को और दुनिया में ये जो नया वॉर का खतरा मंडरा रहा है। हो बहुत कुछ हो चुका है दुनिया में। अभी एक वॉर ऑलरेडी चल रहा था और आप कहोगे ये कौन सा नया वॉर आ गया सामने। तो चलो बहुत कुछ है डिस्कस करने को, जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला जो फूड ग्रेन है वो है चावल और गेहूं। कुछ कंट्री चावल और गेहूं सरप्लस उपजाते हैं, वहीं कुछ कंट्रीज इनको इंपोर्ट करके अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। तो एक बढ़िया सा सप्लाई चेन बना हुआ था। एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट कर रहे थे और ख़रीदने वाले उसी को खरीद रहे थे। सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक से ऐसा लगा जैसे एक साथ ही दोनों को ही, चावल और गेहूं दोनों को ही जैसे कुछ नज़र लग गई। तो चलो देखते हैं वन बाय वन चावल और गेहूं दोनों के साथ हुआ क्या। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि रशिया और यूक्रेन दोनों ही वीट के सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्टर्स में से एक हैं। अब वॉर शुरू होते ही रशिया पे तो सबसे पहले सैंक्शंस लग गए और यूक्रेन के जो वीट के शिप्स बाहर जाना चाह रहे थे उन पे रशिया ने गिराना शुरू कर दिया बॉम्ब। तो यूक्रेन के शिप्स बाहर जा नहीं पा रहे थे। फिर क्या हुआ कि तुर्की ने बीच में इंटरवीन किया और इन दोनों का एक डील करवाया कि देखिए ऐसा नहीं है कि जो शिप्स जा रहे हैं उन सब में मिलिट्री इक्विपमेंट्स ही है, आपको सबको बॉम्ब करने की ज़रूरत है। आप ऐसे अगर वीट के शिप्स को बॉम्ब करते रहेंगे फिर तो दुनिया भर में फूड की बहुत बड़ी क्राइसिस आ जाएगी। तो हम ऐसा करते हैं कि एक जो है एक चेक पॉइंट बना लेते हैं जहाँ पे रशिया, यूक्रेन और तुर्की तीनों के एक एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे। सारे शिप की चेकिंग कर ली जाएगी और जो फूड ग्रेन्स हैं उनको जाने दिया जाएगा। उसके लिए एक सेफ पैसेज रख दिया जाएगा ब्लैक सी के थ्रू। तो इस चीज़ पे रशिया एग्री हो गया था। ये 4 महीने का एग्रीमेंट हो गया था। रशिया को उम्मीद ये थी कि इस 4 महीने के एग्रीमेंट के बाद, चूंकि रशिया ने अपनी तरफ से गुडविल दिखाया है, तो दुनिया भी उसके ऊपर सैंक्शंस कम करने में कुछ तवज्जो देगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 4 महीने निकल गए, रशिया के ऊपर कोई सैंक्शंस कहीं से कम नहीं हुए। अब ये डील हो चुकी है खत्म। तो रशिया ने कहा अब हो गया, अब तुम्हारी ऐसी तैसी, अब कुछ नहीं होगा। अब सारे वीट का हो वो किसी भी चीज़ का हो, मैं तो सारे शिप्स को बॉम्ब करूंगा। और रशिया ने सारे शिप्स को बॉम्ब करना शुरू कर दिया है। आपने रिसेंटली न्यूज़ में पढ़ा होगा कि एक बॉम्ब तो चाइना को जो जाने वाला शिपमेंट था जिसमें वीट था उसको भी रशिया ने उड़ा दिया। अब बॉम्ब को तो पता होता नहीं है कि कौन सा शिप कहाँ जाने वाला है, तो एक बॉम्ब जो है जाके चाइना वाली भी शिप पे गिर गई जो यूक्रेन से निकल रही थी, चाइना पहुंचने वाली थी। तो इस तरह से ये वीट का सप्लाई चेन हो गया बहुत गंदे तरीके से डिस्टर्ब। दोस्तों, राइस एक्सपोर्ट होती है मेनली एशियन कंट्रीज से, और उसमें भी आप अगर इंडिया देखोगे यहाँ पे लिस्ट में तो सबसे ऊपर आपको इंडिया नज़र आता है। इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है राइस का। इसमें थाईलैंड, वियतनाम और चाइना, इन सब के जो राइस हैं ये राइस थोड़े स्टिकी राइस होते हैं। वहीं इंडिया का जो राइस है ये बिल्कुल खिला खिला सा राइस होता है। इस राइस की डिमांड दुनिया में सबसे ज़्यादा है और इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। इंडिया अभी तक सबसे ज़्यादा राइस एक्सपोर्ट कर भी रहा था दुनिया भर को, लेकिन अभी अचानक से इंडिया ने कर दिया है राइस एक्सपोर्ट को बैन। और ये हुआ है एल नीनो की वजह से। एल नीनो क्या होता है? ईस्टर्न पैसिफिक में वाटर का सरफेस है उस पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसका इम्पैक्ट ये होता है कि इंडिया के ज्योग्राफिकल लोकेशन पे ड्रॉट की कंडीशन होने लग जाती है। खतरा यह है कि इस साल हो सकता है हमारे यहाँ पूरे राइस की जो फसल है वो गंदे तरीके से प्रभावित हो। और ऐसी स्थिति में अगर हम अपना फूड ग्रेन सिक्योर रखना चाहते हैं, अपने यहाँ राइस के रेट्स को कंट्रोल रखना चाहते हैं, तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि हमारे यहाँ राइस सरप्लस रहे। और इसके लिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन ले लिया है कि हम राइस के एक्सपोर्ट को अभी तत्काल के लिए बैन कर रहे हैं जब तक एल नीनो का इम्पैक्ट कितना आएगा, किस तरह से आएगा, ये हमें पूरा पुख्ता पता ना चल जाए। दोस्तों अब ये फोटो देखो, ये है सेंट पीटर्सबर्ग रशिया से 27 और 28 जुलाई की। पुतिन ने देखा मौका, पूरी दुनिया में फूड क्राइसिस आ रही है,
कोई बात नहीं, हम करेंगे दुनिया के सबसे गरीब देशों को वीट की सप्लाई। पुतिन ने इतने लुभावन ऑफर्स दिए हैं पूरी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को कि एक बार को सुन के लग रहा है कि अभी पूरा का पूरा अफ्रीका आके पुतिन की झोली में गिर जाएगा। पुतिन ने सबको ये प्रॉमिस किया है कि आपके यहाँ यदि फूड की क्राइसिस आएगी तो हम आपको राइस सप्लाई करेंगे। और इतना ही नहीं, अफ्रीका के 6 सबसे गरीब देशों को रशिया ने ये भी ऑफर किया है कि हम आपको फ्री में राइस सप्लाई करेंगे। इनफैक्ट जो शिपमेंट कॉस्ट है वो भी हम ही बियर करेंगे। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ हाँ बोलना है और आपको मिलेगा रसिया से अनइंटरप्टेड वीट की सप्लाई। दोस्तों, इस मैप को देखिए, इसमें ब्लू में नजर आने वाली सारी कंट्रीज हुआ करती थी फ्रेंच कॉलोनीज और मरून में नजर आने वाली सारी कंट्रीज हुआ करती थी ब्रिटिश कॉलोनीज। इसमें ब्लू में जो आपको अफ्रीका में सेंट्रल रीजन में नजर आ रहा है ये कहलाता है साहेल रीजन। ये किसी जमाने में फ्रांस के कंट्रोल में हुआ करता था। आज के डेट में कॉलोनियल एरा खत्म हो चुका है तो ये सब आजाद तो हो चुके हैं, लेकिन फ्रांस ने अभी भी इन जगहों पे अपना कंट्रोल पूरा खत्म नहीं किया है। जैसे इंडिया में आज के डेट में ब्रिटिश कोई कंट्रोल नहीं है, ब्रिटेन का कुछ भी नहीं बचा इंडिया में, वैसा अफ्रीका में और अफ्रीकन कंट्रीज में फ्रांस ने नहीं किया। बहुत सी कंट्रीज में वहाँ की गवर्नमेंट को, वहाँ की फॉरेन पॉलिसी को, वहाँ के एक्सपोर्ट को, यहाँ तक कि वहाँ की करेंसी को फ्रांस कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है। आज भी फ्रांस के मिलिट्री बेसेस हैं वहाँ की बहुत सी कंट्रीज में। दोस्तों, इन्हीं में से एक है नाइजर से फ्रांस करता था यूरेनियम इंपोर्ट, वो भी अपने मनचाहे कीमत पे। नाइजर की गवर्नमेंट पूर्णतः फ्रांस के कंट्रोल में होती थी और फ्रांस जैसे चाहे वैसे वहां से जो चाहे वो इंपोर्ट करा पाता था। रिसेंटली नाइजर में हो गया है तख्ता पलट, मिलिट्री ने वहां पे तख्ता पलट कर दिया है। वहां की जो गवर्नमेंट थी उसको ओवरथ्रो कर दिया गया और अब वहां पे आ गया है मिलिट्री शासन। जनता का जबरदस्त सपोर्ट हासिल है इस मिलिट्री शासन को और जनता फ्रांस के विरोध में बुरी तरीके से उतरी है सड़कों पे। ये फ्रांस के एम्बेसी को जला रहे हैं, इतना ही नहीं फ्रांस के झंडे को जला रहे हैं। और आपको जान के शायद ताज्जुब होगा या शायद ना भी हो कि अब ये पब्लिक रसियन झंडा लेके उतर रही है सड़कों पे। मुझे तो देख के बहुत ताज्जुब हुआ था कि रसिया कहां तक कैसे कंट्रोल कर पा रही है अफ्रीका में, कौन सा ये गेम प्ले स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, इस सब के बीच सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है फ्रांस के लिए। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हो, फ्रांस को अपनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है न्यूक्लियर एनर्जी की। न्यूक्लियर एनर्जी के लिए रॉ मटेरियल है यूरेनियम, जो उसको सप्लाई आता है नाइजर से। नाइजर में चूंकि स्थिति अब खराब हो चुकी है, फ्रांस के फेवर में स्थिति बिल्कुल नहीं रही। वहाँ की नई मिलिट्री डिक्टेटरशिप ने क्लियरली कह दिया है फ्रांस को बाहर जाने के लिए। उसने उसके यूरेनियम की सप्लाई भी रोक दी है और मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट को भी हटाने को बोला है फ्रांस को अपने। तो अब फ्रांस के लिए यूरेनियम की सप्लाई इंटरप्ट हो गई है। गैस और पेट्रोलियम की सप्लाई ऑलरेडी इंटरप्टेड है रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद से। तो अब ऐसे में फ्रांस की अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाएगी और उसको पूरी करने के लिए फ्रांस के पास बहुत ज़्यादा विकल्प दिख नहीं रहे हैं। ऐसा वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होने से पहले हुआ था, जब वेस्टर्न एलाइज ने जापान को कंटेन करने के लिए उसकी एनर्जी सप्लाईज को रोक दिया था। उसको कोल और पेट्रोलियम की सप्लाई जो इधर उधर से मिलती थी वो रुक गई थी। तो उस टाइम पे जापान ने पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया था, जिसके बाद यूएस भी एक्टिवली वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट करने लगा। अभी जब फ्रांस के साथ सेम चीज होने वाला है, तो क्या फ्रांस अफ्रीका पे अटैक करेगा या इसका कुछ और विकल्प सामने आएगा? मैं इस पे बिल्कुल नजर बनाए रखूंगा और आप सब भी इस पे अपडेटेड वीडियोस मेरी तरफ से पाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।